कोलकाता से करीब 350 किलोमीटर के दूरी पे है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिसे पहुंचने में लगभग 8.5 घंटे लग जाते हैं। ये हमारा अभी तक का लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप था जिसमें सेल्फ ड्राइव करके गए थे और इसीलिए हमने सिमलीपाल से पहले एक हॉल्ट लेने का डिसीजन लिया। हॉल्ट आप बालासोर में ले सकते हैं जो उड़ीसा में है, या फिर आप झारग्राम भी ले सकते हैं जो वेस्ट बंगाल में है। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मोस्टली आप देखोगे लोग बालासोर में ज़्यादा रुकते हैं, पर हम फर्स्ट डे का जर्नी थोड़ा लाइट रखना चाहते थे और इसीलिए कोलकाता से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे यानी झारग्राम में रुकने का सोचा। साथ ब्रेकफास्ट लेके निकले थे तो कोलाघाट को इग्नोर करके हम सीधे रूपनारायणपुर जा रुके। रूपनारायणपुर खड़गपुर से थोड़ा ही आगे है। गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट करके फिर बाहर एक छोटे से चाय के दुकान से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद निकल पड़े झारग्राम के लिए। झारग्राम के रिसोर्ट पहुंचने से पहले हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ। कैमरा निकालने का सिचुएशन नहीं था तो इसलिए कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्टोरी को जाते जाते इस व्लॉग में बताया जाए। हमें एक पॉइंट मिला जहाँ पे बस एक्सीडेंट हो रखा था और वहाँ पे पहुँचते ही कुछ पुलिस ने जल्दी से 2 इंजर्ड लोगों को हमारे गाड़ी में बिठा दिया और हमें कहा गया पास के म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में पहुँचाने को। हम उन्हें लेके जल्दी से झारग्राम के म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल पहुँचे और उन दोनों को सेफली इमरजेंसी वार्ड में पहुँचा के आए। बाद में ये सोच के अच्छा लगा कि चलो हमारी गाड़ी घूमने के अलावा किसी के काम तो आई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने कोई ऐसा सिचुएशन फेस किया हो? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इन सब के बाद हम पहुंचे झारग्राम का वो रिसोर्ट जो हमने पहले से बुक करवा के रखा था। इस रिसोर्ट का नाम है ग्रामेर बाड़ी यानी गांव का घर। झारग्राम में रहने का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। अगर आप कभी पीक सीजन में जाते हो तो पहले से बुकिंग करवा के जाना। जैसा नाम है इस रिसोर्ट का वैसा ही यहाँ का एनवायरनमेंट। शहर में रोज की जिंदगी बिताने के बाद ऐसा एक गांव का एनवायरनमेंट मिले वीकेंड पे तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ रहने के 2 ऑप्शन हैं। आप इंडिविजुअल मड हाउस भी ले सकते हैं और अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो डुप्लेक्स भी ले सकते हैं। यहाँ डुप्लेक्स में आपको एक क्यूट सा एटिक भी मिल जाता है। हमने लंच का ऑर्डर दे दिया था और अभी हम जा रहे हैं लंच करने और फिर हम साइट सीन करने निकलेंगे। लंच आप अपने हिसाब से ऑर्डर दे सकते हो। बोथ वेज एंड नॉन वेज आर अवेलेबल। हमने यहाँ पे लंच में बेसिकली मेंस में देसी मुर्गी ऑर्डर दिया था, क्योंकि देसी मुर्गी जो होता है वो पोल्ट्री वाला जो मुर्गी है उससे थोड़ा टेस्टी ज़्यादा होता है और ये आपको यहाँ पे और भी अच्छा मिलेगा, यही सोच के हमने ऑर्डर दिया था। और जो खाने का टेस्ट था वो तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जो भी खाना दिया गया था, जो भी खाना आप देख रहे हो, ये बिल्कुल घर के खाने की तरह बनाया गया है। दिस इज़ नॉट समथिंग यू विल फाइंड इन अ रेस्टोरेंट। खाने का जो प्राइस है वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट मे वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी करीब 3:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं चिल्कीगढ़, जहाँ पे कनक दुर्गा मंदिर है और वहीं से हम कुछ और भी साइट सीन्स देखने जाएंगे। कनक दुर्गा मंदिर को ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस जगह का नाम तो हमें नहीं पता। अगर आपको पता है इस जगह का नाम तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। पर कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े वापस से मंदिर को ढूंढने।
अभी 4:15 हो रहे हैं और हम लोग कनक दुर्गा मंदिर के जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे अपना गाड़ी रख के 50 रुपीज़ का एक टिकट करवा के आगे जा रहे हैं। जो मंदिर का गेट है वो 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। आप कोशिश करना थोड़ा जल्दी आए। मंदिर तक जाने का रास्ता चिल्कीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से जाता है। यहाँ से गुजरते वक्त कई तरह के चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। आपको भी लगा होगा ना कि ये सचमुच का हाथी है, हमें भी वैसे ही लगा। टेंपल के सामने काफ़ी सारे लंगूर थे, तो जब भी आप आओ अपना सामान संभाल के रखना। इस मंदिर की एक कहानी है। कहा जाता है राजा गोपीनाथ के सपने में देवी कनक दुर्गा आई थी और उसी के बाद उन्होंने यहाँ पे माता का मंदिर बनवाया। नए मंदिर के साथ ही खड़ी है एक पुरानी मंदिर जो ओरिजिनल मंदिर है और ये मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है वज्रपात यानी थंडर लाइटनिंग होने के बाद ये मंदिर बीच से टूट गई थी। नए मंदिर के सामने एक जगह है जहाँ पहले इंसान की बलि चढ़ती थी और वो बलि तब तक चढ़ती थी जब तक खून जाके पास के डुलुंग नदी में न मिल जाए। डुलुंग नदी मंदिर से कुछ ही कदम के दूरी पे है और ये नदी सुवर्णरेखा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। सुवर्णरेखा नदी आप झारखंड, ओडिशा और बंगाल में देख सकते हो। यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ की मिट्टी में आयरन होने के वजह से यहाँ की मिट्टी की रंग लाल होती है और जिस वजह से डुलुंग नदी में भी एक लाल सा रंग दिखता है। हम रिसोर्ट वापस आ गए हैं और अभी शाम का वक्त है। आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जगह कितना सुंदर लग रहा है। इस वक्त चारों तरफ लाइट से डेकोरेट किया गया है। तो हमारा प्लान ये है कि कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे सिमलीपाल के लिए और आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा डे 2 है झारग्राम सिमलीपाल ट्रिप का और अभी बज रहे हैं करीब 7:30 और हम निकल रहे हैं सिमलीपाल के लिए। इस रोड ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था द एवर चेंजिंग लैंडस्केप। कितनी इंटरेस्टिंग होती है ये हाईवे, कभी जंगल तो कभी खेत और कभी पहाड़ों के बीच से होते हुए निकलती है। झारग्राम से सिमलीपाल का ड्राइव करीब 5.5 घंटे का था। अगर आपको सिमलीपाल बाय ट्रेन जाना है तो आपको बालासोर स्टेशन उतरना होगा। सिमलीपाल के आसपास कुछ रिसोर्ट्स है रहने के लिए। आप रिसोर्ट पे फ़ोन करके स्टेशन से कैब अरेंज करवा सकते हैं। पर अगर आप विद इन नेशनल फॉरेस्ट रुकना चाहते हैं किसी नेचर कैंप में तो उसका भी ऑप्शन है। मैंने ओडिशा टूरिज्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। NH 49 पहुंच चुके हैं हम और ओडिशा भी एंटर कर चुके हैं। अभी तक ब्रेकफास्ट बाकी है। बांगड़ी पोशी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँच के ही ब्रेकफास्ट करने का प्लान है हमारा। और जो मेन डेस्टिनेशन है जोशीपुर गेट ऑफ सिमलीपाल, वो पहुँचने में अभी भी 73 किलोमीटर्स बाकी है। So there's a long way to go. झारग्राम से जशीपुर टाउन पहुंचने में हमें करीब 4.5 घंटे लग गए थे। जशीपुर टाउन से पहले कोई ऐसा शॉप हमें नहीं मिला कि कुछ हम खाने का सामान ले सके, तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप अपना खाना कैरी करें या फिर ब्रेकफास्ट करके निकलिए। बांगी पोशी में कोई जगह मिला नहीं अच्छा सा जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर पाए, तो हम लोग अभी जशीपुर उतरे हैं देखने के लिए कुछ यहाँ पे मिल जाए खाने को। चेक गेट तक जाने का रास्ता एक बहुत ही खूबसूरत गांव के बीच से निकलता है।
जहाँ चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलते हैं। एक तरफ खेत और एक तरफ यहाँ का मेजर नदी, जिसे खैरी नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा नज़ारा देख के मुझे अपने बचपन की ड्राइंग बुक याद आ गई। यहाँ उतर के कुछ वक्त ना बिताना ना इंसाफ होता, तो इसीलिए कुछ देर यहाँ रुक गए और थोड़ी सी वीडियो फोटोग्राफी करने के बाद आगे चल पड़े। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद में गेट मिलेगा। हाँ। वहाँ एंट्री होगा। हाँ। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, हमें चेक गेट से अंदर जाने को नहीं दिया गया है, तो इस वक्त हमें वापस जाना पड़ रहा है हाईवे की तरफ। वहाँ पे खैरी निवास के नाम से एक जगह है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हो तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm होना चाहिए मिनिमम। हम लेके आए हैं इग्निस, हमें पता है ये 180 mm है, बट हमें ये नहीं पता था कि इसके लिए अलग से परमिशन लेना होता है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का रेंज ऑफिस है जो जशीपुर टाउन में है। यहाँ से हमने गाड़ी का परमिशन लिया, कुछ पेपर वर्क करना पड़ा और ऑफिसर्स हमारे गाड़ी का डिटेल्स पूछे एंड इट वाज डन एंड एट लास्ट हमें एंट्री भी मिल गई। इट वाज अ बिग रिलीफ फॉर अस। अदर देन दिस, आपको सिमलीपाल फॉरेस्ट में एंट्री का परमिशन भी लेना पड़ेगा। नेचर कैंप बुकिंग और एंट्री परमिशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक चेक कर लेना। यहाँ अल्कोहल कैरी करना स्ट्रिक्टली मना है। अगर चेकिंग करते वक्त किसी भी तरह का अल्कोहल पाया जाता है तो एंट्री भी कैंसिल हो सकती है। सिमलीपाल एंटर करने के लिए आपको गाइड भी हायर करना पड़ेगा और गाइड्स जनरली चेक गेट पे ही मिल जाते हैं। हम लोग काफ़ी देर तक खड़े थे, पर गाइड्स अवेलेबल ना होने की वजह से हमें अंदर जाने का परमिशन मिल गया था। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क होने के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसका टोटल एरिया है 2750 स्क्वायर किलोमीटर। साल 2009 में सिमलीपाल नेशनल पार्क यूनेस्को के लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी दाखिल हुआ। ये नेशनल पार्क बाकी नेशनल पार्क से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ इंसान भी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड, इस नेशनल पार्क में 61 विलेजेस है। करीब 45 मिनट के ड्राइव के बाद हम एक लकड़ी के पुल के पास जा रुके। मन में 2 सवाल आ खड़ी हुई। एक, नेचर कैंप यहाँ से कितनी दूर है, और दूसरा, क्या इस लकड़ी के पुल से वाकई गाड़ी जा सकती है। शायद किस्मत अच्छी थी हमारी। कुछ मिनट रुकने के बाद वहीं के एक आदमी मिल गए और फिर हमने भी अपना सवाल पूछ डाला। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से कितना दूर? 200 मीटर। ठीक है। शाम के करीब 4:30 बज गए थे जब हम नेचर कैंप पहुंचे। एंड एट लास्ट पहुंच गए हैं हम गुरगुरिया नेचर कैंप। तो अभी तक सामान तो निकाला नहीं है, हमें रूम असाइन हो गया है। अभी हम फटाफट जाके पहले लंच करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ का खाना काफ़ी सिंपल और स्वादिष्ट था। रूम टैरिफ के साथ सभी मील्स भी इंक्लूडेड थे। मील्स में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम का नाश्ता भी इंक्लूडेड था। तो चलिए अब जाके रूम टूर भी कर लेते हैं। गुरगुरिया नेचर कैंप में हमने पाइन विला बुक किया था। ये रूम बिल्कुल बेसिक था। यहाँ पे 2 बेड और कुछ फर्नीचर थे। इस विला का नाम पाइन विला इसलिए है क्योंकि ये पाइन फॉरेस्ट के पास है। पाइन विला के पास ऑर्किड्स का इंटरप्रिटेशन कम डिस्प्ले सेंटर है। जब हम गए थे उस वक्त ये बंद था।
पर यहाँ से कुछ ही कदम के दूरी पे है एक ऑर्किडेरियम, जहाँ पे 60 से भी ज्यादा ऑर्किड्स के स्पीसीज का कलेक्शन है। ऑर्किड्स देखने का बेस्ट टाइम है समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में सबसे ज्यादा ऑर्किड्स ब्लूम करते हैं। ये ऑर्किडेरियम खैरी नदी के बिल्कुल पास है। तो ऑर्किडेरियम देखने के बाद हम चले गए नदी के किनारे। जंगल के बीच और नदी के किनारे से सनसेट देखने का एक्सपीरियंस काफी रोमांचक था। इनसे मिलिए, ये है तबाकी द बेबी फॉक्स। यहाँ के जंगल में आग लगने पर ये अपने झुंड से छूट गया था। पास के गांव वालों ने इसे उठाया और यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया था। ऑफिसर के परिवार वालों ने इसे काफी दिन तक पाला पोसा और फिर एक दिन ये जंगलों में चला गया। पर एक दिन सूरज ढलने के बाद तबाकी लौट आया। उसके बाद से ये हर शाम सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है, ऑफिसर के बेटे के हाथ से खाना लेता है और फिर चला जाता है। तबाकी नाम सुन के कोई मूवी याद आया क्या? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जाके मूवी का नाम बताइए। यहाँ सोलर लाइट्स होने की वजह से लाइट्स काफी लिमिटेड थी और जिस वजह से ज्यादा अंधेरा था, ये हमारे लिए काफी लाभदायक था। चाय और पकौड़े के साथ हमने नाइट स्काई का भी आनंद उठाया। लाइट्स कम होने के वजह से नाइट स्काई काफी क्लियर दिख रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो लेंस है नहीं जिससे मैं नाइट स्काई कैप्चर कर पाऊँ, अदरवाइज अपना एक्सपीरियंस और अच्छे से शेयर कर पाती। यहाँ बॉनफायर और कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, हमने ये भी काफी एंजॉय किया। अगले दिन सुबह हमें कोलकाता के लिए निकलना था, तो हमने सोचा क्यों ना निकलने से पहले पाइन फॉरेस्ट घूम लिया जाए। तो सुबह 6:30 बजे निकल पड़े फॉरेस्ट देखने। चेहरे पे कभी धूप तो कभी छांव का लगना, सुबह की ठंडी और ताज़ी हवा को महसूस करना और कुदरत को करीब से देखना, इससे अच्छी सुबह क्या हो सकती है। चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहां पाइन फॉरेस्ट खत्म होता है और कोर एरिया शुरू होता है। इतने घने जंगल को देख के मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पता इस जंगल से कोई हमें भी देख रहा हो। जंगल में जंगली जानवर देख पाना या ना देख पाना तो किस्मत की बात है, पर यह अनुभव पूरे ट्रिप को खास बना जाती है। सिमलीपाल में और भी जगह है घूमने के लिए, जैसे कि जोरांडा वाटरफॉल, उसकी वाटरफॉल और बड़े पानी जो काफ़ी फेमस है। और जिस साइड हम रह रहे हैं यहाँ से वो जगह जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि इस फॉरेस्ट एरिया को अच्छे से घूमते हैं और आसपास के जगह को पैदल एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आए कोशिश करेंगे कि उन वाटरफॉल्स को भी देखें। तो ये था मेरा कोलकाता टू सिमलीपाल ट्रैवल व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आगे और भी ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं।